स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को भदोही जिले के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो लगभग 250 करोड़ की लागत से बनकर तैयार कारपेट एक्सपो मार्ट का लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ मार्ट में जनसभा भी करेंगे। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने पुष्टि करते हुए बताया कि 31 को मुख्यमंत्री का फिर से आगमन हो रहा है। इस बार वो एक्सपो मार्ट का लोकार्पण करेंगे, साथ ही जनसभा और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। दुनिया के तमाम देशों को 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉर्पोरेट निर्यात कर रही यूपी की कारपेट इंडस्ट्री का दायरा योगी सरकार और बड़ा करने जा रही है। ओडीओपी में शामिल भदोही के कारपेट उद्योग को विश्व स्तरीय बाजार मिलने जा रहा है। अनंत देव पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अनंत, क्या अपडेट है आपके पास मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? अनंत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो लगता है अनंत से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि कारपेट इंडस्ट्री को दुनिया में नई ऊंचाई देने के लिए प्रयास यहां पर योगी सरकार की तरफ से हो रहा है। 31 को सीएम योगी इस कारपेट बाजार का लोकार्पण करेंगे। योगी सरकार की ओडीपीओ योजना में शामिल है भदोही का कारपेट उद्योग। और अब बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद भी गोधन की देखभाल नहीं हो रही है। देखभाल के अभाव में 14 पशुओं की मौत की जानकारी मिली है। खुले आसमान के नीचे भीषण ठंड और भूख के चलते पशुओं की मौत हो रही है। पशुओं के मरने का मामला लालगंज थाना क्षेत्र के बखरच ग्राम का है, जहां मृत पशुओं का वीडियो बनाने वाले शख्स के साथ दबंग पूर्व प्रधान और उसके बेटे ने मारपीट की है। जिलाधिकारी ने गायों के मृत होने के गंभीर मामले पर जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कही है। वहीं पुलिस वीडियो बनाने वाले शख्स की तहरीर पर मारपीट करने वाले 2 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। तो मिर्जापुर से ये मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने युवक की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया है। भीषण ठंड है और पशुओं की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है। पशुओं के लिए तमाम तरह के दावे जरूर होते हैं, लेकिन यहां किसी भी तरह की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। इसमें एक मुकदमा कल एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है संतोष कुमार की तरफ से, जो कल घटना हुई थी उसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 337/2020 धारा 323, 504, 506 310 SC/ST पंजीकृत किया गया है। उसमें 2 लोगों की नामजदगी की गई है, काशीनाथ पटेल और लालेश्वर प्रसाद। सीओ लालगंज द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना से जो भी इसमें सामने आएगा उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। आदित्यनाथ का लाख प्रयास है कि गोधन है जो गाय हैं उनकी पूरी तरीके से देखभाल की जाए। कोई भी पशु जो है वो छुट्टा न घूमे, उनको देखभाल के लिए गौशाला स्थल बनाया गया है। मिर्ज़ापुर में एक ताज़ा मामला आया है जहां पे लालगंज थाना के बकरत गांव के पास जो है 1 दर्जन ज़्यादा पशु जो है गायें मृत मिली। जब इसकी सूचना मिली तो उसको कवरेज करने के लिए, उसका वीडियो बनाने के लिए जब व्यक्ति गया तो वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ दबंगों ने मारपीट की। उस गांव के पूर्व प्रधान काशीनाथ ने जो है उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद उसको बेइज्जत किया। जब इसकी सूचना वो लेकर थाने पर गया तो थाने पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद उस व्यक्ति की बात सुनी गई और मुकदमा लिखा गया। पुलिस का कहना है कि उस व्यक्ति को पूरा न्याय मिलेगा, इसकी जांच की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि वहाँ पे इस तरीके के पशु मरे थे, गायें मरी थीं, तो वो उनका कहना था कि ये प्रशासनिक विभाग का मसला है या पशुधन विभाग का मामला है, वो देखें। इस संबंध में जब हमने जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए इस पूरे प्रकरण में जाँच की बात कही है। इंडिया न्यूज़ के लिए मिर्ज़ापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। आकाश दुबे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। आकाश, अभी क्या अपडेट है इस खबर में, क्या कार्रवाई चल रही है?
सोनल, जिस तरीके से जिलाधिकारी ने कहा है, जिलाधिकारी जब इस मामले पर बात किया गया कि इतनी गायें मृत पाई गई वहां पे, तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ये मामला आपके द्वारा लाया गया है और मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसके लिए जांच करूंगा और जांच के बाद ही कुछ करूंगा। तो इसके लिए उन्होंने एसडीएम के जो है निर्देश दिया है कि एसडीएम के स्तर से जांच की जाए। एसडीएम को बोला है कि आप जाके गाँव में देखिए क्या स्थिति है, क्यों ऐसी बात आई, किस तरीके से गायें वहां पे मृत पाई गई और क्या कारण रहा है। बिल्कुल आकाश, साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जो खराब व्यवस्थाएं हैं उनको छुपाने की कोशिश यहाँ पर साफ तौर पर हो रही है। कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है पशुओं के लिए, और अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको दबाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल सोनल, जिस तरीके से पूरा कल वाकया हुआ है उस गांव में, लालगंज तहसील का ये जो गांव है, वहां पे जो है प्रधान के द्वारा, और ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रधान कैंडिडेट है वो डमी है और उसका देखरेख वही करता है पूरे गांव का। उसके द्वारा जो है एक बाड़ा बनाया जाता है, उस बाड़े में जो है सैकड़ों गायों को रखा जाता है और फिर उनके खाने पीने की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको नहीं किया जाता है। ठंड में, भीषण ठंड जैसे कि पड़ रही है, और बिना खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था की उन गायों को जो है ले जाके जो है बांध दिया जाता है पेड़ों से, और फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। गायें मरने लगती हैं। और कल जब ये बात प्रकाश में आई कि इसके पहले भी घटनाएं हुई मगर उसको छिपा दिया गया, उसको हटा दिया गया, जब कल एक बार फिर गांव वालों के द्वारा बताया गया, तो उस शख्स के द्वारा जब वीडियो कवरेज के लिए वहां पहुंचता है शख्स, तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरीके से उसके साथ जो है गाली गलौज, मारपीट की गई। उसको पूरी तरीके से दबंगों ने हटाया, मारा पीटा, और उसके बाद यहाँ तक कि मोबाइल भी तोड़ने का उसका प्रयास किया, मगर किसी तरीके से व्यक्ति वहां स्थान से भाग के निकल पाया वहां से। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भावपुर सेक्शन का उद्घाटन किया है। यूपी में मौजूद ये सेक्शन करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन रेलवे को नई पहचान देने वाला है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को लेकर कहा कि आंदोलनों और प्रदर्शनों में देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये संपत्ति किसी सरकार या पार्टी की नहीं बल्कि आपकी है। इन संपत्ति को होने वाला नुकसान गरीब का नुकसान है। आज जब खुर्जा भावपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। और वहीं पीएम मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के भावपुर खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। योगी ने कहा कि इस सेक्शन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में बन रहे प्रोडक्ट्स को आगे तक पहुंचाया जा सकेगा। सीएम ने कहा कि पहले मालगाड़ियों की गति सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो अब 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। इस पूरे कॉरिडोर का 75% भाग यूपी में ही है। यूपी के सीएम बोले कि देश की पहली देशी ट्रेन तेजस, सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत का संचालन भी यूपी में हो रहा है। अब मानव रहित फाटक का काम तेजी से हो रहा है और नई लाइन बिछाई जा रही है। राज्य में परिचालन नियंत्रण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं और ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी है, जो प्रदेश स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। भारतीय रेल
कोविड-19 के इस कालखंड में किस रूप से देश के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है, हम लोगों ने कोरोना के इस कालखंड में इसकी उपयोगिता को तब देखा है जब लगभग 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय रेल ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचाने में एक अभूतपूर्व योगदान देकर के रेल के प्रति और शासकीय व्यवस्था के प्रति एक नया विश्वास अंतिम पायदान पर खड़े हुए नागरिक के मन में भरने का कार्य किया था। और भारत सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को एक बार फिर से कृषि कानूनों के मसले पर चर्चा होने जा रही है। पिछले करीब 1 महीने से दिल्ली की सर्दी में बॉर्डर पर बैठे किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने किसानों से वार्ता करने को कहा है और दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया है। अब दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ऐसे में बुधवार की बैठक में क्या होता है, इस पर देश की निगाहें हैं। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी के दखल के बाद गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई है, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल सहित गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। उधर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से संयुक्त किसान मोर्चा के महाराष्ट्र से जुड़े किसान नेताओं ने मुलाकात की है। ये किसान नेता सिंधु बॉर्डर और पलवल पर प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार के साथ वार्ता में हिस्सा भी ले चुके हैं। किसान नेताओं के मुताबिक पवार ने किसान नेताओं से कहा है कि अगर 30 तारीख तक हल नहीं निकला तो तमाम विपक्ष की पार्टियों के साथ बैठक कर किसानों के पक्ष में सड़कों पर उतर जाएंगे। सरकार और किसानों के बीच अब तक 6 दौर की चर्चा हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। बीच में कुछ वक्त के लिए बातचीत का सिलसिला रुका है, लेकिन अब फिर से शुरू हुआ है। और वहीं योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्माण कंपनी पीआईयू और यूपीडा के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का जायजा लिया है। बता दें कि तय सीमा के 5 महीने के निर्माण कार्य आगे चल रहे हैं और 15 फरवरी 2021 तक 35% काम पूरे कर लिए जाएंगे। और वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 66 जिलों के 21,562 लाभार्थियों का 2 अरब 60 करोड़ 65 लाख की धनराशि मंजूर करते हुए पहली किश्त के रूप में 87 करोड़ की धनराशि डिजिटल रूप से मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के खाते में भेजी है। सीएम ने गरीब मुसहर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से वर्चुअल रूप से बात की। कहा कि गरीबों को राशन कार्ड, एलपीजी गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड और सामाजिक पेंशन, बीमा आदि से आच्छादित किया जाए। और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास की सहयोगी योजना मुख्यमंत्री आवास के तहत जरूरतमंद वंचितों को अब तक 76,000 से ज्यादा आवास दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास के लिए जहां प्रदेश के अन्य जिलों में एक आवास के लिए 1,20,000 दिए जा रहे हैं, तो वहीं नक्सल प्रभावित सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली के लाभार्थियों को प्रति आवास 1,30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने सोनभद्र के 430 लाभार्थियों को 5 करोड़ 59 लाख की धनराशि मंजूर करते हुए पहली किश्त के रूप में 1 करोड़ 89 लाख 20 हजार की धनराशि भेजी। और वहीं गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर गुजरात के आए किसानों ने यहां पर मच्छरदानी वाले टेंट की व्यवस्था की है। वहीं रात को अलाव तापकर किसान अपनी रात काट रहे हैं। इसके अलावा आर्मी जैसे टेंट के अंदर क्या व्यवस्था है वो भी आपको दिखाते हैं। वहीं किसान भी चौपाल कर रहे हैं। आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। हर किसी के जहन में ये सवाल भी है कि किसान रोड पर है और कैसे वो दिन और रात काट रहा है। हम आपको लगातार वो चीजें दिखाते भी आए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं वो भी किसान बढ़ा रहे हैं। और मैं इस समय दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। आप देखिए किसान यहाँ पर रात काटने के लिए अलाव की व्यवस्था करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो व्यवस्था और कर सकते हैं उसमें इस तरह की व्यवस्था कुछ किसानों ने की है। आप देखिए इस तरह के ये टेम्परेरी टेंट्स लगा दिए गए हैं, जिसमें ये आपको मच्छरदानी भी दिखाई देगी। क्या कुछ इसमें है वो इनसे पूछ लेते हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। कहाँ से आए हैं जी आप? जी हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से आप यहाँ आए हैं, किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं? दिनों रात कैसे कट रहे हैं? बहुत टफ हो रहा होगा। बहुत मुश्किल है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और देखते हैं कब तक ये आंदोलन चलेगा। हम साथ में ही हैं
रात को ठंड लगती है? ठंड तो बहुत लगती है जी। हालांकि ये जो चीजें आपने व्यवस्था की है, इससे कितना थोड़ा फायदा मिल पा रहा है? फ़ायदा है, बस थोड़ा सा छत मिल जा रही है कहने के लिए, और ठंड से बच ही जाते हैं थोड़ा बहुत। कितने कितने लोग चले जाते हैं? हम चाहेंगे आप दिखाएं एक बार इसके अंदर कितने लोग इसमें एक बार में चले जाते हैं। वो बता रहे हैं कि 2 लोग चले जाते हैं। आप देखिए ये जो जाली है वो उन्होंने खोली और उसके अंदर वो जाएंगे। और बात करते करते मुझे इसके अंदर मोबाइल पोर्ट्स भी नजर आ रहे हैं। देखिए मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, चार्जर यहाँ पर है और कुछ पास से जनरेटर से बिजली का पोर्ट लिया गया है और 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। और हम चाहेंगे कि क्योंकि शाम हो रही है, वो अपने शायद सोने की व्यवस्था कर रहे थे, तो हम वापस यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे वो जाली जो है बंद हो गई। और फिर ठंड से बचने के लिए वो दूसरा इंतजाम भी है जिसे बंद किया जा सकता है। और अगर मैं वो पूरा बंद आपको दिखाऊं तो दूसरा एक टेंट है, उसको देखिए, उसको बंद किया गया है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ जिनके पास उस तरह के टेंट्स की व्यवस्था नहीं है वो इस तरह से अलाव यहाँ तापते हैं। कितनी ठंड लग रही है जी? रात के समय बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, खूब ठंड लग रही है। रात कैसे बीत पाती है? अरे भाई काफी ठंड लग रही है भाई, समूह बड़ा टाइट गुजर रहा है समय की ठंड में, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है रात में, सुनना पड़ता है टाप मतलब तापने के बाद टाइम काटते हैं सड़क पे। बच्चा भी आपके साथ है? बच्चा हमारे साथ है, बच्चा भी हमारे साथ है भाई, सड़क पर बैठकर गुजारा कर रहे हैं, सड़क पर पड़े ठंड पड़ती है। तो सड़क पर जिंदगी बिता रहे हैं किसान, ये सीधे तौर पर कहें, और उनके साथ उनके बच्चे भी हैं, हुक्का और तमाम इंतजाम वो करके आए हैं। हालांकि पीछे मैं दिखाऊं तो आपको आर्मी वाले मिलते जुलते टेंट्स जो हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। ट्रैक्टरों के बीच हम आ गए, और ट्रैक्टर भी क्योंकि 30 तारीख के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रैक्टर मार्च होना है। जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत ट्रैक्टर में आने के बाद व्यवस्था है वो इस तरह से इनमें जो गद्दे हैं और रजाई है उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे किसान भी हैं जो रात को सोते नहीं हैं, वो मंथन करते हैं। और कल क्या होना है, क्योंकि 30 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ देखिए बातचीत चल रही है, छोटे छोटे ग्रुप्स में वो बातचीत भी करते रहते हैं। हमने सुना बहुत सारे किसान रात को सोते भी नहीं है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, रात में भी मंथन करते हैं। क्या कुछ कैसे व्यवस्था रात में हो पाती है? भाई रात में जैसे भी जिसका टाइम कट रहा है किसान का, वो तो किसान को तो रुकना है, हर पार की लड़ाई लड़नी, वो तो काटेगा ही है भाई, आग जला के काटे, बैठ के काटे, कैसे काटे। जब हम यहाँ से आगे तो हमें तो रुकना ही रुकना है किसान भाइयों को, तो हमें तो रुकना ही पड़ेगा। क्या उम्मीदें हैं अब? कल उम्मीद लग रही है कि कल कुछ ना कुछ किसानों के पक्ष में होगा। तो ये देखिए ये उम्मीद है, और हर सुबह एक उम्मीद की नई रोशनी लेकर आती है, लेकिन जब रात आती है तो वो काफी टफ होती है। वो हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़क पर जिंदगी बिताना आसान नहीं होता। इधर देखिए लगातार ये ट्रैक्टर्स आपको नजर आएंगे। एक अहम चीज मैं आपको दिखा दूं कि एक मुहिम किसानों ने शुरू की है, आई लव किसान। इस तरह के जो स्टिकर्स हैं वो आपको यहाँ ज्यादातर गाड़ियों पर नजर आएंगे। और कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, यहाँ पर कुछ लोग अंदर हैं, ये देखिए एक बार अंदर चलेंगे। मैं अपने साथी को कहूंगा कि अंदर दिखाएं। देखिए यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन रात क्योंकि गुजारनी है, शाम होते ही तैयारी शुरू हो जाती है। ये बताइए जी किस तरह की व्यवस्था? ठंड तो बहुत ज्यादा लगती होगी। हाँ जी, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड से बचाव भी है, झोपड़ी बना रखी है, इसमें पड़े हुए हैं, पुल के नीचे हैं। रात काटना आसान नहीं होता होगा। हाँ, रात तो आप भी जानते हैं कैसी कटती होगी। आपको क्या लगता है सड़क पर कब तक यूं जिंदगी बिताने को मजबूर होना होगा? जब तक ये कानून वापस, जब तक यहीं रहेंगे। देखिए जिस भी किसान से हम पूछते हैं उनका दृढ़ निश्चय यहाँ पर सुनाई देता है। कब तक रुकेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी हैं। देखो देश के राजा हम तो प्रजा हैं, वो जब तक रखना चाहे हम तब तक रहेंगे। हमारी बात को जल्दी से मान ले, जल्दी से मान ले बात सरकार। ये आप उनका डिटर्मिनेशन, उनका दृढ़ निश्चय यहाँ सुन सकते हैं। मैं इस टेंट से बाहर आ जाता हूँ और आपको थोड़ा सा इधर लेके चलता हूँ। यहाँ और चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के पास बिस्तर की व्यवस्था नहीं है वो रात इस तरह से प्लेइंग कार्ड्स या आपस में बातचीत करके बिता देते हैं। शाम से ही आप देख सकते हैं कि जो कुछ किसान है यहाँ, देखिए हमारे आते ही नारेबाजी जो है किसानों की, ये जोश उनका दिखाता है। और अंत में मैं एक बार चाहूंगा कि टॉप एंगल की तस्वीर हम दिखाएं कि किस तरह से जो ये हुजूम यहाँ नेशनल हाईवे 9 के नीचे उमड़ा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी जो किसानों के आंदोलन का हौसला और हिम्मत है वो भी उसी हिसाब से लगातार बढ़ती जा रही है। हमने कुल मिलाकर जो एनालिसिस किया कि
लंबे समय की व्यवस्था किसान करके आए हैं खाने पीने की। इसके अलावा वो अपने कपड़े भी यहीं पर धो रहे हैं, यहीं पर उन्हें सुखाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था भी वो यहाँ पर कर रहे हैं। सोने की और अन्य जो जरूरी काम होते हैं उनकी व्यवस्था भी वो यही कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप घर जाना चाहते हैं, क्या घर की याद आती है, तो उनका ये कहना है कि ये आंदोलन जरूरी है और फिलहाल ये आंदोलन स्थल ही उनका घर है और तब तक रहेगा जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। आंदोलन को और नववर्ष 2021 से पहले ही दिन जिले को मिलेगा सम्मान। जनता की सेवा करने और प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी पीएम आवासीय योजना में बेहतर कार्य के लिए अवार्ड से नवाजा जाएगा। पीएम शहरी योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए मिर्जापुर को प्रदेश के 2 अन्य जिलों के साथ चुना गया है। चुने गए जिलों में मिर्जापुर को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल हुआ है, जबकि राजधानी लखनऊ द्वितीय और संत कबीर नगर तृतीय स्थान पर है। मिशन निदेशालय प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना लखनऊ के द्वारा जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल को इस आशय की जानकारी दी गई है। पीएम आवास योजना का चयन नगरीय विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जिला अधिकारी होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में वर्ष के प्रथम दिन 1 जनवरी 2021 के दिन 11 बजे गौरवान्वित महसूस करने वाला क्षण होगा। ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 21 दिसंबर का एक पत्र आया था, जिसके तहत ये सूचित किया गया था कि जनपद मिर्ज़ापुर के नगर निकाय में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत कार्य अच्छा हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के 2 जनपद और हैं, लखनऊ और संत कबीर नगर। इन 3 जनपद को चयन किया गया है, जिसको पुरस्कृत किए जाने के लिए संबंधित में अवगत कराया गया है। ये कार्यक्रम जो है NIC के वर्चुअल माध्यम से 1 तारीख को 11 बजे रखा गया है और इसमें उपस्थित करने के लिए आग्रह भी रखा गया है। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है कि मिर्ज़ापुर जनपद के नगर निकाय का भी चयन हुआ है। तो पीएम आवास योजना को लेकर मिला श्रेष्ठ सम्मान। मिशन निदेशालय ने डीएम को इस बात की जानकारी दी है। श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए मिर्जापुर को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान मिला है मिर्जापुर को, तो साल का जो पहला दिन है वो मिर्जापुर के लिए खास रहने वाला है। श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए मिर्जापुर को प्रथम स्थान मिला है। नए साल के पहले दिन जिले को अवार्ड से नवाजा जाएगा। और अब बात करेंगे आगरा की, जहां भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के ऋण वितरण और कॉरपोरेट सामाजिक गतिविधियों के लिए एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक विजय रंजन पहुंचे और सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए 25 लाख रुपए का चेक दान स्वरूप शंकर कैंसर संस्थान मथुरा को भेंट किया गया। साथ ही 50 उद्यमियों को ऋण स्वीकृत पत्र प्रदान किए गए। दिल्ली सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक विजय रंजन का कहना था कि जो व्यवसायी हैं उनके व्यवसाय में मदद करने के लिए कई योजनाएं हैं, जिसके तहत उनको ऋण दिया जा रहा है, जिसमें वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाकर इस ऋण को चुकाने और आगे भी ऋण ले सकें, इसके लिए उनके व्यवसाय में तरक्की हो सके। हम लोगों ने ये इंटेलिजेंस को पता किया कि इनको आईसीयू की ज़रूरत है, बिना आईसीयू के ऑपरेशन करना मुश्किल हो रहा था जी। तो फिर हमने अपने CSR एक्टिविटी के तहत 25 लाख की राशि इनको प्रदान की है। तो वो एक एक्टिविटी हमने आज यहाँ रखी है। दूसरी एक्टिविटीज़ हैं कि आपके आगरा में और आसपास में काफ़ी ऐसे क्लस्टर्स हैं जिनको कि ऋण की ज़रूरत है, और अगर जो हमारी तरह के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, अगर वो उन तक नहीं पहुंचेंगे तो वो फिर जो हमारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं या NBFCs हैं, वहाँ से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारी यही आकांक्षा है कि लोग हमसे ऋण लें, सस्ते दर पर ऋण लें और अपना कारोबार बढ़ाएं और ऋण समय पर चुकाएं। फिर दोबारा जब कारोबार के लिए ज़रूरत होगी तो हम ऋण लेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।